बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी खुश होंगे और सुखी होंगे अपने जीवन में। और आज हम देखिए लाइव क्लास लेके आए हैं आपके लिए और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे। और आज हम जीके का पोर्शन करने वाले हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों एनर्जी के दो सबसे बड़े सोर्सेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। गैस व्हाट, क्या क्या है एनर्जी के दो सबसे बड़े स्रोत बच्चों? कौन कौन से होते हैं? कोयला और पेट्रोलियम, यानी कि खनिज तेल के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम लोग। ओके, और सबसे पहले अगर मैं बात करूं कोयले की, और लाइव क्लास चल रही है, फटाफट जुड़ जाओ क्लास में और अपने फ्रेंड्स को फटाफट जोड़े क्लास में, ताकि और अच्छे से हमें और इंटरेस्टिंग वे से हम क्लास को बढ़ा पाएँ। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं, हम लोग अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। आज हम सबसे पहला जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कोयला, कोयले के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मैं कोयले की बात करूं, ये एनर्जी का 50% जो ऊर्जा है, एनर्जी है, इसका प्रोडक्शन कोयले से ही किया जाता है। और इसी के साथ जो कोयला है, सबसे पहले कोयले की बात करें हम लोग, कोयले का जो खनन है सबसे पहले 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रानीगंज, याद रखिए ना, रानीगंज लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, हम लोग डिस्कस कर ले हैं कोयला। अगर मैं सबसे पहले इसके खनन की बात करूं तो सबसे पहले 1774 में 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसके खनन की शुरुआत की गई थी। कहाँ पर? रानीगंज कोलफील्ड में। रानीगंज ये जो कोलफील्ड है, कोयला क्षेत्र है, कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। याद रखना, रानीगंज। आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये फैक्ट पूछे जाते हैं, ये पॉइंट पूछे जाते हैं। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। क्लियर है? ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे भारत की कोयले के भंडारण की, तो भंडारण में भारत विश्व में 5वें स्थान पर आता है। और अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं, उत्पादन की बात करूं, तो भारत हमारा 4थे नंबर पर आता है। उसके बाद उपभोक्ता कि हम लोग यूज़ कितना करते हैं, तो विश्व में हम 3रे स्थान पर आते हैं। ओके, 74 में कहाँ पर? रानीगंज पश्चिम बंगाल में इसकी शुरुआत की गई थी। हालांकि उस टाइम ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता था। क्यों? इसका एक मुख्य कारण क्या था कि जब शुरू में जब एक कोयले की शुरुआत की गई थी, खनन किया गया था इसका, तो उस वक्त हमें ज़्यादा यूज इसका पता नहीं था, तो उस टाइम ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद जब 1853 में भाप से चलने वाली रेलगाड़ी आई थी, तो भाप से चलने के लिए उस रेलगाड़ी में क्या? कोयले की आवश्यकता पड़ती थी। तो उस कोयले की आपूर्ति के लिए इसकी डिमांड बढ़ने लगी और इसका प्रोडक्शन काफ़ी होने लगा। अगर मैं अभी भारत में बात करूं, तो भारत में 700 से 800 लाख टन का वार्षिक उत्पादन किया जाता है। इसके बावजूद 150 से 200 लाख टन का भारत आयात किया जाता है। हमारी नीड इतनी है कि हमारा जो प्रोडक्शन है उससे जो हम उत्पादन कर रहे हैं उससे हमारी आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है। हमें बाहर से पड़ता है, आयात करना पड़ता है, मंगवाना पड़ता है कोयला। इतनी ज़्यादा इसकी आवश्यकता होने लगी है। ओके, और इसके अगर मैं क्षेत्रों की बात करूँ, सबसे ज़्यादा आपके क्या क्षेत्र पूछे जाते हैं, किस किस क्षेत्र में? अगर ओवरऑल मैं बात करूँ, कम से कम 14 से 15 भारत के लगभग 14 से 15 राज्य में ये कोयला पाया जाता है। फिर भी हमें बाहर से आयात करना पड़ता है कोयले का। और हाल ही में आपने सुना होगा केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का अभियान चलाया है, आत्मनिर्भर भारत का अभियान चलाया है। उसके अंतर्गत जो कोल फील्ड है, यानी कि कोयले के उत्पादन पर काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। क्या? सबसे पहले क्या है कि इसके लिए कुछ व्यापारिक खनन की शुरुआत की जाए, इसके लिए नीतियों पर जोर दिया है। और साथ ही साथ इसी के साथ क्या
कि इससे जो कोयला है इससे प्राकृतिक गैस बनाई जाए, इस पर भी का आर्थिक सहयोग की बात की है केंद्र सरकार ने। और इसी के साथ इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और इसका आयात कम करने के लिए भारत सरकार, केंद्र सरकार ने 50 करोड़ की आर्थिक सहायता की भी बात की है। ठीक है, और इसी के साथ हम हमारे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। क्या था इसके, कहा किस किस क्षेत्र में ये पाया जाता है। ये सबसे पहले आपका शुरुआत कहाँ से हुई थी? रानीगंज पश्चिम बंगाल से। ठीक है, और कोयले की, और इसका जो सबसे बड़ा क्षेत्र है भंडारण, सबसे ज़्यादा जो भंडारण पाया जाता है इसका झारखंड के झरिया क्षेत्र में। याद रखना नंबर 1 पर कौन सा राज्य है, ये राज्य आगे पीछे हो जाते हैं। अगर मैं भंडारण की बात करूँ सबसे ज़्यादा जो भंडारण है कहाँ पर है? झारखंड के झरिया में। झारखंड का एक झरिया क्षेत्र है। ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखना रानीगंज पश्चिम बंगाल में कोयला प्राप्त होता है, और सबसे अगर भंडारण की बात करूँ सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? झारखंड के झरिया क्षेत्र में। और इसी के साथ ये नंबर 1 पे है, और नंबर 2 पे आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, हालांकि मैंने आपको बताया है क्या 14 से 15 राज्यों में ये पाया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़। और तीसरे नंबर पर आता है ओडिशा। ओडिशा का क्षेत्र याद रखिएगा तलचर। तलेचर, यहां से क्या आपका कोयला प्राप्त किया जाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया तो इसलिए ये बता रही हूँ, क्षेत्र जरूर याद रखने हैं आपको। ओके, और इसी के साथ पश्चिम बंगाल। अगर मैं कोयले की बात करूँ तो कोयले को हम लोग इसकी प्यूरिफिकेशन की बात करें तो जो इसमें कार्बन पाया जाता है, ये कार्बनिक पदार्थ है, तो इसके कार्बन के आधार पर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट ये यहां पर लिख देती हूँ एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट ये एंथ्रासाइट, इसमें क्या है 80 से 95% कार्बन पाया जाता है, और ये सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला माना जाता है। ओके, 80 से 95% इसमें कार्बन पाया जाता है। दूसरा आता है बिटुमेन्स, यह आपके साइंस का है। हालांकि बिटुमेन्स में क्या है 65 से 55% कार्बन पाया जाता है बिटुमेन्स। और इसमें क्या है आपका 65 से 55% कार्बन पाया जाता है। तीसरा जो कोयले का प्रकार है वो है लिग्नाइट। लिग्नाइट क्या है? इसको भूरा कोयला भी कह दिया जाता है, भूरा कोयला। ओके, क्लियर हो रहा है ना बच्चों, समझ आ रहा है? लिग्नाइट भूरा कोयला, और इसमें 55 से 45% कार्बन पाया जाता है, 54% कार्बन पाया जाता है, और इसका 75% प्रोडक्शन अकेला तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र से होता है। याद रखिएगा तमिलनाडु का क्षेत्र है नवेली। क्लियर है? आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा था भूरे कोयले का उत्पादन, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन 75% इसका प्रोडक्शन तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र से होता है। ठीक, और इसी के साथ ये है हमारे अलग अलग टाइप के कोयला, यानी कि कोयले में जितना कार्बन है उसके आधार पर इसको बांटा गया है। और सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम श्रेणी का नंबर 1 कौन सा है? हमारा एंथ्रासाइट, जिसमें 80 से 95% कार्बन पाया जाता है।
क्लियर है। और ये राज्य है आपके झारखंड का झरिया, ये सबसे बड़ा भंडारण भी है और उत्पादन में, प्रोडक्शन में भी नंबर 1 है। सेकंड पे छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा का तलेचर। ओके, और इसी के साथ काफ़ी राज्य हैं, 14 से 15 मैंने बताया ही है आपको, 14 से 15 राज्य हैं जो क्या करते हैं, इसका कोयले का प्रोडक्शन करते हैं। ओके, जैसे कि ये आपके जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, भारत के क्षेत्र हो गए, आपका मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, और इसी के साथ ये नागालैंड हो गया आपका, और अगर हम इधर नीचे चले तो आप झारखंड है, इसके साथ बिहार है, उत्तर प्रदेश है, और नीचे आए उड़ीसा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यानी कि ये एटसेट्रा, ये हमारे क्या है, यहाँ पर क्या है, कोयले का प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद, इतना क्षेत्र होने के बावजूद, फिर भी हमें क्या है, बाहर से आयात करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए, अभी हाल ही में मैंने आपको पहले ही बताया है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की है, अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत इस पे काफ़ी फोकस किया गया है ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा खनन हो, निकाला जाए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, कि हमें बाहर पैसा देकर इसको मंगवाना ना पड़े। ठीक है, और अब चलते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको कोयले का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। कोयले पर आधारित, कोयले से अगर मैं बात करूँ तो 50% बिजली जो हमारी क्या है, वो कोयले से ही बनाई जाती है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में, यहाँ सबसे पहले शुरुआत की गई थी इसकी। झरिया, ये सबसे बड़ा भंडारण है कोयले का। छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, हैव यू गॉट इट, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पेट्रोलियम की, यानी कि खनिज तेल के बारे में डिस्कस करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और होता बहुत आसान है, लेकिन अगर आप लगातार अटेंड करते हो किसी भी चीज़ को तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर आप उससे दिल चुरा रहे हो, मन चुरा रहे हो, तो कभी भी आपको समझ नहीं आएगा वो चीज़, और कभी भी आप उसको क्लियरिफाई नहीं कर पाओगे, अच्छे से समझ नहीं आएगा, ना ही आप उसको एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर पाओगे, नॉर्मल सी बात है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं। क्या दो चीज़ें होती हैं बच्चों, हमेशा याद रखना अपनी लाइफ में, दो चीज़ें होती हैं। नंबर 1, या तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हो, या फिर आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है। जो इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल करता है वो नंबर 1 पोजीशन पे जाता है, हमेशा हर एक फील्ड में सक्सेस होता है। दूसरी तरह के लोग जिनको दिमाग अपनी उंगली पर नचाता है, यानी कि जैसे उसके माइंड में आया, जैसे दिमाग में कोई बात आई, वो उसी तरह से काम करना शुरू कर देता है। वो एनालिसिस नहीं कर पाता क्या सही है क्या गलत है। और अब एक दिमाग की अगर मैं बात करूं तो इसमें हजारों क्या लाखों विचार आते रहते हैं, थॉट्स आते रहते हैं, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब हम किसी भी चीज़ को, अगर मैं बात करूं कि आपने देखा भी होगा, नॉर्मल सी बात है कि पनिशमेंट भी हमें कब मिलती है। क्या हमने कोई क्राइम सोचा, इस बंदे पे ना बहुत गुस्सा आ रहा है, मार देना मैंने इसको, तो क्या पुलिस आपको सजा दे देती है? नहीं देती ना। सिर्फ सोचने के ऊपर कोई क्राइम नहीं माना जाता। जब आप उस कर्म को सोचने के बाद वो कर्म कर देते हैं, तो वो एक, अगर कर्म कर रहे हो, बुरा काम कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ऊंचाइयों पर जाने वाले हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो आपके अंदर थॉट्स आ रही हैं, सोच आ रही है, आप उसको किस तरह से उसको आप क्लियरिफाई करते हो, किस तरह से आप उसको समझते हो, किस तरह से आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हो कि ये काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर मैं रियली बात करूँ तो नॉर्मल हमें पता चल जाता है कि मैं काम सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, जो मेरे अंदर थॉट्स आई हैं वो राइट है या फिर रॉन्ग है।
अब उस थॉट्स को जब हमें खुद एनालिसिस होता है मन से, जब हम सोचते हैं कि गलत है तो हम उस काम को कभी नहीं करते। जैसे अगर मैं चोरी की बात करूं या किसी को मारने की बात करूं तो हमें खुद से एनालिसिस हो जाता है, मन हमारा कह देता है कि गलत है, हमारी आत्मा बोल देती है उस चीज़ के लिए, तो हम उस काम को नहीं करते। हम अच्छे इंसान होते हैं। विचारों का क्या है, विचार तो ढेर सारे आते ही रहते हैं, लेकिन कर्म नहीं करना वो सबसे बड़ी बात होती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने माइंड को किस तरह से कंट्रोल करते हो। अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, यानी कि अपने दिमाग को अपने अनुसार चलाया, तो समझ लो आप जिंदगी में सक्सेस हो जाओगे। अदरवाइज तो धक्के ही खाने पड़ते हैं, एक कठपुतली की तरह नाच नाच के संसार से चले जाओगे, कुछ नहीं अचीव कर पाओगे। ओके, सो हम हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं और फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपने साथ जोड़ो। और देखिए, हाँ जी, थोड़े से कमेंट रीड कर लेते हैं आप लोगों के। काजल जी ऑसम, थैंक यू, नाइस मैम, हेलो, हाँ जी, राम राम, जाट राम, नाइस, थैंक यू। बहुत अच्छे बच्चों, फटाफट अपने साथ और स्टूडेंट्स को जोड़ो ताकि हम अपना अगला टॉपिक कंप्लीट कर सकें, पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस कर सकें। ओके, फटाफट, बहुत अच्छे, काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं, फटाफट जुड़ जाइए। लाइव क्लास का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, आप क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप साथ के साथ पूछ सकते हैं। ओके, और इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं हमारा सेकंड, जो कि है एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है हमारा, खनिज तेल या पेट्रोलियम की बात करो। खनिज तेल, खनिज तेल या फिर पेट्रोलियम उत्पादन, इसको कृष्ण क्रांति भी कह दिया जाता है, ब्लैक रेवोल्यूशन, कृष्ण क्रांति भी कह दिया जाता है, यानी कि ब्लैक रेवोल्यूशन। ओके, और होता क्या है ये जो खनिज तेल है, एक्चुअली क्या चीज़ है ये। सबसे पहले जब आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप सिर्फ क्रैमिंग करने से कभी भी आप उस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं सकते। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम उत्पादन क्या है। इसमें जो क्रूड ऑयल होता है, यानी कि जो खनिज तेल हमें प्राप्त होता है, कच्चा तेल, इसको क्या किया जाता है, अलग अलग टेम्परेचर पे जब इसको संशोधित किया जाता है, हीट किया जाता है, तब उससे क्या हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट निकालते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ से याद रखना, एक ही हमें खनिज तेल प्राप्त होता, ऑयल मिलता है, डायरेक्ट खानों से निकलता है, कुएं से निकलता है, खुदाई करनी पड़ती है बहुत, तो वहाँ से जब हमें वो एक ऑयल मिलता है, उसको अलग अलग टेम्परेचर पे जब हम उसको हीट करते हैं तब हमें उससे अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे। जैसे मैं बात करूँ, अगर आप 340 डिग्री 340 सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर पे जब इस खनिज तेल को, जो आपको क्रूड ऑयल मिला है, कच्चा तेल मिला है, उसको हीट करते तो बिटुमिन्स मिलता है। क्या मिलता है? बिटुमिन्स। ओके, बिटुमेन मिलता है, ठीक है। और ये क्या है बिटुमेन? ये एक क्या है, काले रंग का जैसे तेल होता है, उसी की फॉर्म है ये भी एक, जो आपने सड़कें देखे हो कि सरफेस होती है ना, तो ये सड़कों पर डाला जाता है। और इसी के साथ जैसे फुटपाथ बनाए जाते हैं, ये काफ़ी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मेरे लिए आप ये याद रखो कि सड़कों में इसका प्रयोग किया जाता है। एंथ्रासाइड मिलता है, एंथ्रासाइड भी सड़कें बनाने में प्रयोग किया जाता है। जो आपका एंथ्रासाइड का प्रयोग किया जाता है, जो बजरी है, रेत है, उसको इकट्ठा चिपचिपा पदार्थ हो जाता है, वो इकट्ठा मिलके सरफेस बनाते हैं, तो उसके लिए एंथ्रासाइड का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद डीजल आपका, ठीक है, पेट्रोल, केरोसिन, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक चीज़ से मिलती है हमें, कच्चे
तेल से, खनिज ऑयल से, ठीक है, खनिज तेल से। उसके बाद अगर आप, ये थोड़ा सा मैं कुछ बता देती हूँ, ध्यान रखना बस, कभी आपका एग्जाम में आ जाए तो आप कर सको उस चीज को, ठीक है। जब आप 270 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तब आपको मिलता है डीजल। क्या मिलता है? डीजल। डीजल तो सुना ही होगा। अगर आप उसको 170 डिग्री पर हीट करते हैं उस तेल को, तब आपको क्या मिलता है? कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप 70 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करते हो तब आपको पेट्रोल मिलता है। ये ऐसा नॉलेज है, थोड़ा सा नजरों से निकाल लेना जरूर, ताकि अगर आपके एग्जाम में इस तरह से पूछा जाए तो आपको क्लियर हो। अगर आप 20 डिग्री पर करते हैं तो आपको क्या, आपको गैसें प्राप्त होती हैं। ये लिख देती हूं मैं, रिफाइनरी गैसें। रिफाइनरी गैस प्राप्त होती है। ओके, क्लियर है बच्चों? तो ये जब आप एक ही तेल को अलग अलग टेम्परेचर पर हीट करते हो तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं इस तरह से। अब सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं, शुरुआत कहां से हुई? भारत में। भारत में 19वीं शताब्दी में डिगबोई, असम को तेल नगरी के नाम से जाना जाता है। डिगबोई, डिगबोई ये असम का क्षेत्र है, इसको क्या तेल नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सबसे पहले 1901 में यहीं पर, सबसे पहले यहीं पर सबसे बड़ा तेल का कुआं, एशिया का सबसे बड़ा तेल का कुआं यहीं पाया गया था। और यहीं पर 1901 में एशिया की सबसे पहली तेल ऑयल रिफाइनरी बनाई गई थी। याद रखना, डिगबोई असम सबसे पहले एशिया की ऑयल रिफाइनरी, तेल परिष्करणशाला बनाई गई थी। कंफ्यूज मत हो ना हिंदी और इंग्लिश में। इंग्लिश इजी लगती है तो इसलिए रिफाइनरी का यूज़ करते हैं हम लोग। हिंदी में भी नॉर्मल आजकल तो यही वर्ड यूज़ किया जाता है, रिफाइनरी। अगर मैं प्रॉपर की बात करूँ तो तेल परिष्करणशाला कहा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। रिफाइनरी यानी कि तेल परिष्करणशाला। सबसे पहले 1901 डिगबोई असम में इसकी शुरुआत की गई थी और ये एशिया की सबसे पहली रिफाइनरी थी, ठीक है। अगर मैं विश्व की बात करूं तो सबसे पहली जो रिफाइनरी थी वो कहाँ पर? टेक्सास, अमेरिका में लगाई गई थी। टेक्सास क्या था? लिख देती हूँ यहाँ पर, टेक्सास ये क्या थी? अमेरिका का एक राज्य है जहां पर सबसे पहली रिफाइनरी लगाई गई थी, ओके। और इसी के साथ सबसे पहले, और यहीं पर ही रिफाइनरी की बात करेंगे हम लोग, कितनी भारत में रिफाइनरी है। और यहाँ पर असम में ही 4 रिफाइनरी लगाई गई हैं। 4 रिफाइनरीज भारत की सार्वजनिक पब्लिक रिफाइनरीज हैं 4। कहाँ पर? डिगबोई असम में, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र हैं तो वो मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ जब हम रिफाइनरीज डिस्कस करेंगे, ओके। और इसी के साथ स्वतंत्रता से पहले, आज़ादी से पहले, जैसे कि आपने देखा 1901 में रिफाइनरी लगाई गई थी, यानी कि उस समय किसका? अंग्रेजों का राज चलता था। तो ये काफ़ी अच्छी है। अभी वहाँ पर ये काफ़ी, ये जो रिफाइनरी है काफ़ी डेवलप्ड थी, यानी कि साइंटिफिक तरीक़ों से यहाँ पर तेल निकाला जाता था, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम की थी। और इस क्षेत्र में भी कहते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े बंगले दिखाई देते हैं अंग्रेजों के टाइम के, अगर आप यहाँ पर जाते हो तो। और इसी के साथ आज़ादी से पहले तक सिर्फ असम से ही जो तेल का प्रोडक्शन है, खनन है, किया जाता था। लेकिन आज़ादी के बाद हमारे मुंबई हाई, बम्बई, उस टाइम तो बम्बई कहा था, मुंबई हाई और गुजरात से भी यहाँ पर भी क्या तेल के कुएं
पाए गए। यहाँ पर भी खनन किया गया जहाँ से हमें तेल के कुएं प्राप्त हुए, मुंबई हाई और गुजरात में भी। हालांकि जो हमारे भारत के पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र हैं, यानी कि अपतट का मतलब समझते ही हो, जहाँ पर क्या है आपका प्रायद्वीप भारत है, नदियाँ जहाँ से अरब सागर और किसमें मन्नार की खाड़ी में गिर रही हैं, तो वहाँ पर बेसिन बनते हैं, तो वहाँ पर से आपका ऑयल प्राप्त होता है, तेल प्राप्त होता है, कच्चा तेल। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं बड़े क्षेत्रों की बात करूं तो सबसे पहले डिगबोई असम में लगाए गए थे, खनन किया गया था, तेल का कुआं पाया गया था। उसके बाद आज़ादी के बाद मुंबई हाई और गुजरात में खनन किया गया, यहाँ से भी तेल के कुएं प्राप्त हुए। अगर मैं सिर्फ गुजरात की बात करूं तो केवल गुजरात 18% प्रोडक्शन करता है। देश का लगभग 18% उत्पादन अकेले गुजरात करता है। ठीक है, और गुजरात में जो क्षेत्र है अंकलेश्वर, याद रखना, अंकलेश्वर और खंबात, इसके साथ महसान, ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट है जहां पर आपकी क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर तेल के कुएं और रिफाइनरीज पाई जाती हैं। गुजरात, अंकलेश्वर, खंबात, महसान इंपॉर्टेंट है ये, आप इनको थोड़ा सा नज़रों से जरूर निकालना। अंकलेश्वर तो आपका एग्जाम में पहले भी पूछा गया है, इन दोनों को भी नज़रों से जरूर निकाल लेना। हो सकता है कि अगले बार ये 2 पॉइंट पूछे जाएं आपसे, तो याद रखिएगा कहाँ पर है, गुजरात में। इसके बाद बम्बई हाई की अगर मैं बात करूँ, ये जो बम्बई हाई क्षेत्र है, ये ऐसा तेल क्षेत्र है, भारत का सबसे बड़ा, सबसे विशालतम तेल क्षेत्र है। यहाँ से लगभग भारत का 60% से भी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। यहाँ सबसे ज़्यादा तेल प्राप्त किया जाता है, खनिज तेल प्राप्त किया जाता है। 60% से भी ज़्यादा की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ हमें बम्बई हाई से प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी के साथ कुछ क्षेत्र है हमारे पूर्वी अपतटीय क्षेत्र, ये पूर्व में, ये तो पश्चिम की बात होगी आपकी, मुंबई और ये गुजरात किस में पड़ते हैं, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में पड़ते हैं। अगर पूर्वी अपतटीय क्षेत्र की बात करूँ तो उसमें हमें कच्चा तेल यानी पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस दोनों मिलते हैं। कहाँ पर, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा नदी का जो बेसिन है वहाँ से हमें ये चीज़ें प्राप्त होती है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दोनों चीज़ें प्राप्त होती हैं। ठीक है, हैव यू गॉट इट, क्लियर है बच्चों, समझ आ रहा है ना? हाँ जी, ओके। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इसकी पता चल गया सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, डिगबोई असम से, और यहाँ पर 4 रिफाइनरी है इसी को मिलाकर। बम्बई हाई क्या है, भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ से क्या है 60% से भी अधिक तेल का उत्पादन किया जाता है। उसी के बाद गुजरात में क्या है 18%, गुजरात केरला 18% क्या ऑयल प्रोडक्शन करता है यहाँ से। और आपने पूर्वी तट का देख ही लिया, कावेरी और गोदावरी कृष्णा नदी के बेसिन से हमें खनिज तेल प्राप्त होता है। okay? अब मैं बात करती हूँ रिफाइनरीज की। रिफाइनरीज, अगर मैं टोटल रिफाइनरीज की बात करूं, तेल परिष्करणशाला की बात करूं, तो भारत में अभी वर्तमान में टोटल 25 रिफाइनरीज हैं। कितनी रिफाइनरीज हैं? 25। ठीक है, 25 में से 3 क्या है, 25 में से 3 क्या है, निजी रिफाइनरीज हैं। निजी यानी कि प्राइवेट हैं, ये क्या है, प्राइवेट कंपनी है, रिफाइनरीज हैं। और प्राइवेट रिफाइनरीज की अगर मैं बात करूं तो ये किसकी है, रिलायंस की हैं। कहाँ पर है, गुजरात में, RIL। ठीक है, और इसी के साथ ये बाकी जो बच गई बाकी हैं हमारी पब्लिक यानी कि सार्वजनिक रिफाइनरीज हैं, और ये
सबसे सार्वजनिक रिफाइनरी यानी कि पब्लिक रिफाइनरी की मैं बात करूं तो सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है हमारी पानीपत की है, IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेटेड लिमिटेड। ठीक है, इसने लगाई हुई है ये, और ये क्या है, पानीपत में है जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है सार्वजनिक क्षेत्र की मैं बात करूं, यानी कि पब्लिक सेक्टर की अगर मैं बात करूं। ओके, इसी के साथ मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ असम में 4 रिफाइनरीज हैं। तो याद रखना, असम में 4 रिफाइनरी है। सबसे पहली आप पढ़ ही चुके हो, डिगबॉय। पहली क्या है, डिगबॉय। ठीक है, ये भी किसकी है, IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेटेड लिमिटेड की है। दूसरी है इसी में बगोईगांव। ठीक है, ये भी इंडियन है, असम में ही। कहाँ पर है, ये भी IOCL है, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेटेड लिमिटेड है। और तीसरी आती है आपकी गुवाहाटी। गुवाहाटी याद रखिए, ये एक्चुअली है कहाँ पर, नूनामाटी क्षेत्र में, नूनामाटी क्षेत्र में है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये जो गुवाहाटी के पास पड़ता है नूनामाटी क्षेत्र, वहाँ पर है ये गुवाहाटी रिफाइनरी के नाम से जाना जाता है। और ये भी किसकी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेटेड लिमिटेड द्वारा लगाई गई है। नेक्स्ट है जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, परमालीगढ़। परमालीगढ़ ठीक है, और ये भी हमारी नुमालीगढ़ रिफाइनरी है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। रिफाइनरी लिमिटेड, ये सबसे लास्ट में मिली है। ओके, क्लियर है बच्चों। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो कितनी है हमारी जो हमारी रिफाइनरीज हैं भारत में, 25 रिफाइनरी हैं, जिसमें से 3 क्या है आपकी निजी है, प्राइवेट कंपनियों ने लगाई है। किसने, रिलायंस ने लगाई हुई है, रिलायंस द्वारा लगाई गई है रिफाइनरीज। ये तीनों गुजरात में है, याद रखिए कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, और इसी के साथ बाकी जो बच गई वो है हमारे सार्वजनिक यानी कि पब्लिक रिफाइनरीज है, पब्लिक सेक्टर में है। और 4 ऐसी ये 4 रिफाइनरीज हैं जो असम में लगाई गई हैं। क्लियर है बच्चों। तो ये है हमारी इसका कच्चे तेल का, खनिज का जो प्रोडक्शन होता है। हालांकि देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आपके जो कितनी रिफाइनरीज लगाई गई हैं, 25 पढ़ा है आपने, 25 रिफाइनरी लगाई गई हैं। इसके बावजूद भी हम सिर्फ और सिर्फ 20% भारत जो उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है अपने यूज के लिए, उसका 20% ही आवश्यकता को पूरी कर सकता है। अपनी जो हम प्रोडक्शन करते हैं उससे सिर्फ हम अपनी 20% आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। उसके बाद जो 80% है वो हमें बाहर से आयात करना पड़ता है। तो बहुत बड़ी बात है कि इतनी रिफाइनरीज होने के बावजूद भी हमें क्या है, खनिज तेल भी बाहर से करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं, आप देखते ही हो कि आप समझते हो कि तेल का, पेट्रोल का रेट इतना हाई क्यों है, या फिर डीजल का इतना हाई क्यों है, कैरोसिन इतना महंगा क्यों है। तो एक्चुअली क्या है कि हमें बाहर से ये ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। और इसी के साथ क्या है, और ये जो हमें क्या है, जो पैसे हैं विदेशी मुद्रा के रूप में देना पड़ता है, यानी कि डॉलर्स के रूप में हमें पैसे पे करने पड़ते हैं। तो आप समझते हो कि रुपए में और डॉलर में कितना अंतर होता है। तो उसी से आप समझ सकते हो कि कितना महंगा पड़ता है हमें बाहर से कोई भी चीज़ करना या एक्सपोर्ट करना। ठीक है, और इसी के साथ बच्चों थोड़ा सा रह गया था कि
कोयला सबसे ज़्यादा दामोदर घाटी में मिलता है, याद रखिएगा कहाँ पर, दामोदर घाटी में मिलता है। और इसी के साथ हमारे ये दोनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। क्या, कोयला कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, और सेकंड हमारे खनिज तेल। और उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर फर्स्ट टाइम हमारी पहली लाइव क्लास आई है आपके साथ, और अगर आपको अगर कोई भी डाउट हो या कोई हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। फर्स्ट टाइम था, थोड़ा सा मेरे लिए भी क्लास फर्स्ट टाइम लाइव आ रही थी, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ थोड़ी बहुत रह गई हो मिस्टेक। अगली बार हम लोग इस चीज़ को कवर अप कर लेंगे। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड टेक केयर ऑफ यू। ओके, और पढ़ते रहिए लगातार।